हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से विश्व का भूगोल अध्याय 19 विविध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास, राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल से संबंधित सभी अध्यायों को कवर कर लिया है। साथ ही साथ विश्व का भूगोल से अध्याय 18 तक भी हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्न में से किनके साथ इजराइल की सीमा साझी सीमाएं हैं। सवाल फिर से सुनिएगा, निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। ऑप्शन है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र या फिर तुर्की, सीरिया, इराक और यमन। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए मैप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैप पर ध्यान से देखेंगे तो इजराइल के जो साझा सीमा जो लगता है वो लेबनान के साथ लगता है, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ और मिस्र के साथ लगता है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इजराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। ठीक है, इसका पश्चिमी सीमा देखेंगे तो भूमध्य सागर से लगती है, जबकि उत्तरी सीमा लेबनान से लगती है और उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से और पूर्वी सीमा जॉर्डन से लगती है। ठीक है, और इसके देखेंगे इजराइल के दक्षिण पश्चिम सीमा पर मिस्र स्थित है। ठीक है, चलिए देते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता। बताना है कि निम्न में से किसे ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है इंडोनेशिया, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है इसका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया देखेंगे कि इसका क्या है, एक सही आंसर है। ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में ऑस्ट्रेलिया सहित कुल इसमें 14 देशों को शामिल किया जाता है, जिन्हें 3 उप समूह जैसे कि मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और एवं पॉलिनेशिया में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसमें इंडोनेशिया शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट अर्थात एचडीआर को प्रकाशित करता है। आसान सा सवाल है बट कई एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका सही आंसर है अर्थात यूएनडीपी। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता आ रहा है। यह रिपोर्ट मानव विकास स्तर के आधार पर सभी देशों की रैंक निर्धारित करती है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रयुक्त एक मानव विकास मापन के सूचकांक है, इंडेक्स है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। याद रखना है, एसडीआर या फिर मानव विकास रिपोर्ट किनका प्रकाशन है, किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, अगर यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताएंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किस नाम से, दक्षिणी रोडेशिया के नाम से, गोल्ड कोस्ट के नाम से, या फिर गोदावरी नदी के तट पर, या फिर बेल्जियम कांगो। तो सही आंसर इसका दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। ध्यान दीजिएगा, जिम्बाब्वे पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसे पूर्व में दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। यह अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी एवं लिम्पोपो नदियों के मध्य स्थित एक स्थल रुद्ध लैंडलॉक देश है। इसकी सीमा दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना, पश्चिम उत्तर में जाम्बिया और पूरब में मोजाम्बिक से मिलती है। इसकी राजधानी कहाँ है, हरारे, जिसका पुराना नाम क्या था, सेलिसबरी।
ठीक है, याद रखिएगा जिम्बाब्वे की राजधानी तो हरारे ही है, ठीक है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है, सेलिसबरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है यहाँ पर जिम्बाब्वे के बारे में। अगला सवाल है 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। 38वीं जो पैरेलल लाइन है ना, ये किन दो देशों को विभाजित करती है आपको बतानी है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया इसका सही आंसर होगा। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित कौन सी रेखा सीमा रेखा करती है, तो 38वीं पैरेलल लाइन या फिर 38वीं समानांतर रेखा। अगला सवाल है मैगिनॉट रेखा थी, क्या थी, मैगिनॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा, या फिर पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, या फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। तो सही आंसर इसका क्या है, ए ऑप्शन फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। मैगिनॉट रेखा जो है ना, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। मैगिनॉट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। यह फ्रांस की सीमा रेखा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। इस रेखा का नामकरण फ्रांसीसी मंत्री आंद्रे मैगिनॉट के नाम पर किया गया था, इसीलिए देखेंगे इसका जो नाम पड़ा है वो मैगिनॉट रेखा रखा गया है। अगला सवाल है झुकी मीनार। झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है, कहाँ स्थित है ये, झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित कहाँ है ये, तो ये स्थित है ये इटली में। कहाँ स्थित है, इटली में, और इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार इटली के पीसा प्रांत की राजधानी पीसा नगर के मध्य भाग में अर्नो नदी के मुहाने पर स्थित है। यह नदी लिगुरियन सागर में गिरती है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित नगरों में से एक में दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है। बताना है निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है। तो इसका सही आंसर है केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की संसद केप टाउन में स्थित है, इसलिए केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी भी कहा जाता है, जबकि प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है एवं ब्लोएम फाउंटेन न्यायिक राजधानी है। ठीक है, ब्लोएम फाउंटेन ये न्यायिक राजधानी है, जो कि प्रशासनिक राजधानी आपका प्रिटोरिया हो जाएगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका की संसद कहाँ है, केप टाउन में, इसीलिए इसकी संवैधानिक राजधानी केप टाउन हो जाएगा। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, संवैधानिक राजधानी पूछे तो केप टाउन, ठीक है, अगर प्रशासनिक राजधानी पूछे तो प्रिटोरिया, और अगर न्यायिक राजधानी पूछा जाए तो आप बताएंगे ब्लोएम फाउंटेन। ठीक है, अगला सवाल है कि सन सिटी कहाँ अवस्थित है, इटली में, या फिर जापान में, या मैक्सिको में, या फिर दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो सभी को पता होगा सन सिटी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलेंड्स नदी पर एवं पिलान्सबर्ग पर्वत के मध्य में अवस्थित है। अगला सवाल है कि क्वांटो मैदान जिस देश में है वह है, कहाँ है ये क्वांटो मैदान, चीन में, कंबोडिया में, न्यूजीलैंड में, या फिर जापान में। तो याद रखना ये जापान में है। क्वांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक प्रदेश है क्वांटो मैदान। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। बताना कि माल्टा कहाँ अवस्थित है, बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में, काला सागर में, या फिर उत्तरी सागर में। तब देखेंगे ये जो माल्टा है ये एक लघु द्वीप है, ठीक है, जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, भूमध्य सागर में। ध्यान दीजिएगा, माल्टा एक लघु द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 316 वर्ग किलोमीटर, और ये यूरोपीय देश है जो इटली के समीप भूमध्य सागर में स्थित है। याद रखना है माल्टा एक लघु द्वीप है, ठीक है, ये यूरोपीय देश है और जो कि इटली के समीप देखेंगे कि भूमध्य सागर में ये स्थित है माल्टा। ठीक है, और ये 316 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला सवाल है टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है।
टर्की का कौन सा नगर ऐसा है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है? अदन, अंकारा, इस्तांबुल या फिर इजमिर? सही आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन, इस्तांबुल। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का एक शहर है जो 3 ओर से मारमारा सागर, बॉस्फोरस जल संधि एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से ये घिरा हुआ है। इस्तांबुल की भौगोलिक अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13। सवाल है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? बताना है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? लोगों की, मकानों की, परिवारों की या फिर बच्चों की? आसान सवाल है। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कैसे मापेंगे? लोगों की संख्या के आधार पर, है ना। किसी खास 1 वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। 1 वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। तो ये लोगों से हम लोग तुलना करेंगे, मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन, सवाल फिर से देखिएगा, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में या फिर ब्राज़ील में? तो याद रखना है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। आर्टिजन बेसिन भूमिगत जल का एक कुआं होता है जिसमें स्वतः पानी ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट आर्टिजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे गहरी आर्टिजन बेसिन है। इससे ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, तो याद रखना आर्टिजन बेसिन क्या है? तो ये भूमिगत जल का एक कुआं होता है जिससे स्वतः पानी ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, आर्टिजन बेसिन में। तो यहाँ पे ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला सवाल है कि पठार पर स्थित नगर कौन सा है? बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर या फिर सिंगापुर? सही आंसर होगा मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी भी है। ठीक है, तो याद रखना है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड देखेंगे इसी पठार पर स्थित है, अर्थात पठार पर स्थित है। पठार का नाम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। पठार का नाम है मेसेटा पठार। ठीक है, मेसेटा। चलिए अगला सवाल है, हिमानी झील इटास्का किस नदी पर का स्रोत है? सवाल है, हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? तो याद रखना है, ये मिसिसिपी, ठीक है, ये मिसिसिपी का नदी का स्रोत है, हिमानी झील इटास्का। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? बी ऑप्शन, मिसिसिपी। देखिए यहाँ दे रखा है, इटास्का एक हिमनद झील है जो इटास्का स्टेट पार्क के आंतरिक भाग में स्थित है। यह पार्क मिनीसोटा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकल करके यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र एवं विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। कौन? ये नदी। ठीक है, अर्थात मिसिसिपी। ठीक है ना, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। ओहायो, अरकानसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये सब याद रखा जा सकता है। ओहायो, अरकानसास, रेड रिवर ये सभी मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 16 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अब इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ये हमारा जो बुक था पार्ट 1, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे, इतिहास को पहले कवर किए, फिर राज्यव्यवस्था को कवर किए, इसके बाद फिर भारत का भूगोल देखे और फिर विश्व का भूगोल देखे, जो कि ये मेरा पार्ट 1 बुक था, भाग 1। ठीक है, भाग 2 में आप देखेंगे उसमें साइंस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है और शायद 2 ही उसमें पार्ट है, इकोनॉमिक्स है और हाँ उसमें शायद पॉलिटिकल साइंस भी है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइंस, ये 3 अध्याय उसमें हैं। 3 इसमें लोग देखने मिला, इतिहास, राज्यव्यवस्था और भूगोल। ठीक है, तो बाकी जो भाग 2 है उसमें से 3 कवर किया गया है, जो कि फिर हमारा भूगोल है, ये माफ़ कीजिएगा, ये साइंस है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है। तो अगर वो बुक मेरे पास अवेलेबल होगा तो निश्चित तौर पर उस बुक को भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। फिलहाल आप लोग रिवीजन कीजिए इतिहास, राज्य व्यवस्था, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।